जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। और इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, और जो भी भाई पहली बार आए हैं वो वीडियो पढ़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, जो एनसीईआरटी सार संग्रह का है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को बिन बातें किए हुए। चलिए आ जाते हैं, पहला ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आपको मिल गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो बॉक्स वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। इसका बॉक्स वाले को आप लोग ध्यान में जरूर रखा करिए। देखिए कह रहा है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, लेकिन हुई थी कब? 16 अक्टूबर को। इसको देखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध से 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे। तो पहले घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई को हुआ था। ठीक, उसके बाद इसका विरोध 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब प्रारंभ किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में प्रारंभ किया गया था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का विभाजन किस मुख्य उद्देश्य से हुआ था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना के लिए। चलिए आ जाते हैं आगे। अब देखिए, बंगाल का विभाजन 2 भागों में जो बटा था, तो पश्चिमी और पूर्वी में बटा था। देख लीजिएगा यहाँ से भी। तो बंगाल के पश्चिम में कौन कौन से हो गए, पूर्व में कौन कौन से होंगे। तो देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में तो हुआ, और पश्चिम में कौन कौन से राज्य हो गए? देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा क्या थे? हिंदू थे। और पूर्वी बंगाल में क्या था? पूर्वी बंगाल और असम, इसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन और पूर्वी बंगाल में कौन, और किस में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा था और किस में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो पश्चिम बंगाल में जो था वो हिंदू जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था, और जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आता है, और पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे आते हैं, देखते हैं। वंदे मातरम, देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? किस आंदोलन के दौरान? तो वही आंदोलन था जो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, टाउन हॉल में किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित गीत बना। बंगाल के, अगला देखिएगा, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया था विरोध? तो विरोध के, एक बार फिर से देखिएगा, विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व, जो विरोध में आंदोलन हुआ था स्वदेशी, इसके जो
नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जब दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो सर सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। चलिए आगे जाते हैं, आगे देखते हैं। और आप लोग सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपको पढ़ने के से इसमें सहायता मिल रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। कमेंट आप ज़रूर किया करिए ताकि हमें भी पता चले कि नहीं कैसे लग रही है, और हम भी मोटिवेट हों और अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश करें। और लगभग पूरी एनसीईआरटी हम लोग करेंगे। उसके बाद इसका जो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जैसे रुक्मणी हो गया और पब्लिकेशन का, उसके बाद फिर किरण पब्लिकेशन का, इन सभी का हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। बट अभी एक बार इसको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद। चलिए अब आ जाते हैं आगे आ जाते हैं। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और हम लोग निःशुल्क रूप में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे दोनों का, और यहाँ से रिवाइज भी करते रहेंगे। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1905 में किया गया था। जो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। आ जाते हैं आगे, देखिएगा आगे देखिए। कह रहा है कि 16 अक्टूबर, यहाँ से देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो उसी दिन शोक दिवस भी मनाया जाता है बंगाल का। किस तारीख को? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन घोषणा हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और उसी दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 से ही। आगे आ जाते हैं, फिर देखिएगा आगे क्वेश्चन। देखिए 1905, यहाँ से भी देखिएगा 1905, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। एक बार फिर से इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। जो ये आंदोलन हुआ था इसमें कोई विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। आगे देखिएगा ये क्या कर रहा है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने किया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए और आगे कोई दिक्कत भाई, किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर कहिएगा, ठीक है। और इन सभी का PDF टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील पे आप जाएंगे तो वहाँ से इस सभी का PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना। तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे, तो क्यों हुआ था? तो वही जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के विरोध में तो हुआ था। 20 जुलाई को हुआ था ना, देख लीजिए यहाँ से है, यहाँ पे
देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसी के विरोध में 7 अगस्त को हुआ था, सॉरी ये 7 अगस्त को, 20 जुलाई को जब ये घोषणा कर दिया गया तो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसको देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। चलिए आ जाते हैं आगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इसको देखिए एक बार फिर से, जो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक, इसको यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से क्या करा, वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक, ये कई बार पूछ चुका, संजीवनी बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन है? तो कृष्ण कुमार मित्र। कौन है? तो कृष्ण कुमार मित्र हैं। बंगाल पत्रिका संजीवनी, सॉरी बांग्ला पत्रिका है, संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र। आगे, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। लेकिन इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, जो पत्रिका है संजीवनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले अमार सोनार बांग्ला गीत किसने गाया था? रचना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस आंदोलन में किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार है। कब हुआ था? तो वर्ष 1971 में बन गया था ये। यहाँ से समझ में आया तक? इसको एक बार फिर समझिए, यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं, इसको समझ रहे होंगे कि अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किस आंदोलन के दौरान किया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला। और ये कब प्रस्तावित किया गया था, यानी कि कब आया था? तो वर्ष 1971 में बन गया था। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको आप लोग रख लीजिएगा दिमाग में। चलिए आ जाते हैं यहाँ से। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी इसके पहले भी जो अधिवेशन पढ़ रहे थे हम लोग कांग्रेस का, उसमें बनारस का अधिवेशन जो किया गया था वो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले मैंने पढ़ाया था, आप लोग पढ़े भी थे, आपको याद होगा। ठीक, तो बनारस अधिवेशन 1905 में किसने किया अध्यक्षता? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। चलिए आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके करेंगे तो आपको शायद और जल्दी हो जाएगा और रिवाइज भी होगा। अब जितनी बार इसको पढ़ेंगे आपको हमेशा दिमाग में बना रहेगा। क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि नहीं मैं पढ़ करके आया हूँ। ठीक है, तो स्पीड, वीडियो की स्पीड दोगुनी करके आप देख सकते हैं, कोई काम करते हुए भी देख सकते हैं। जो माताएं बहनें हैं, आप लोग किचन में भी हैं तो आप लगा दीजिए, सुनते रहिए और बनाते रहिए, सब हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आप अपनाएंगे तो शायद आपका ये रिवीजन होता रहेगा और आप काम भी करते रहेंगे और इसको सुनते रहेंगे। 2 से 3 बार सुनिए और स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके सुनिए। ज़्यादा समय लग रहा है तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से ये जितना ही सुनेंगे उतना ही आपके दिमाग में बनता चला जाएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ से, देखिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है कि नहीं, आपकी तैयारी में कोई सहायता कर रहा है कि नहीं ये क्लास।
ठीक है। और इसमें कुछ सुझाव देना है तो वो भी आप कमेंट करिए, ठीक है। तो उसको सुझाव करने का मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आते हैं यहाँ से। देखिएगा, करा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई थी। इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। अब देखिए ये फिर बॉक्स में आ गया, तो बॉक्स वाले को भाई आप लोग दिमाग में एकदम बैठा कर रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि ये बहुत बार यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो अब यहाँ से देखिए, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में तो विभाजन कर दिया बंगाल का, लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्या हो गया था? रद्द हो गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यही चीज़ दिमाग में बैठा कर जाइएगा, जो बॉक्स में दिया गया हुआ है वो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ कर करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए आ जाते हैं स्वदेशी आंदोलन। आगे, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो कौन था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको देख लेते हैं फिर से, इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। जब तक उसका अर्थ ना समझ में आया तब तक वो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, तो दिमाग में बैठता भी नहीं। एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो बेहतर समर्थक जो था स्वदेशी आंदोलन का, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इस प्रश्न का यही मतलब है, जो स्वदेशी आंदोलन था उसके बेहतर समर्थक यानी सबसे ज़्यादा समर्थक कौन दिया था स्वदेशी आंदोलन का? तो सबसे अच्छा समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। देखिएगा, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, अब देखिएगा आगे क्या करा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक। अभी मैंने बांग्ला पत्रिका था, ठीक, उसको किसने किया था? उन दोनों को, देखिए जो पत्रिका है इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान में रखिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी मैंने उसको हम लोग देखे थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बांग्ला पत्रिका संजीवनी, देखिए यहाँ से एक बार फिर से इसको देखिए, बांग्ला पत्रिका संजीवनी था, उसके संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे, ठीक। ये अपने दिमाग में ये जगह कॉपी में नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा, संपादक है, ठीक है, पत्रिका के। और कौन सी पत्रिका थी? तो संजीवनी थी। अब आगे हम लोग अगला क्या करने देखने जा रहे हैं, कौन सी पत्रिका है? तो द बंगाली पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द बंगाली पत्रिका। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों पत्रिकाओं को आप एक पेन से कहीं पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी रहे तो आपको ध्यान में रखे हमेशा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे आते हैं। देखिए क्या कर रहा है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कह रहा है कि अरुडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी भाई? तो 1911 में, तो सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला चैप्टर क्या है, मुस्लिम लीग एवं मार्ली मिंटो सुधार।
मुस्लिम लीग एवं मार्ली मिंटो सुधार, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और बड़ा दिखाई दे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना इन तीनों ने किया था। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ढाका में हुआ था 1906 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। चलिए आगे आ जाते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो कराची में हुआ था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस तरह बनेगा देखिएगा। करा कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित था? तो कराची में। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा, यहाँ से मुस्लिम लीग के ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में। एक बार इसको फिर से देखिएगा, मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में। आगे देखिएगा, कुछ अधिवेशन दिए गए हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। द्वितीय अधिवेशन 1907 कराची में हुआ था। और तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ था। तो ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा, पहला ढाका, दूसरा कराची, तीसरा अमृत। ठीक है। तो 1906 में स्थापना हुआ था, तो ढाका में हुआ अधिवेशन पहला। दूसरा 1907 एक साल बाद कराची में हो गया था, फिर उसके एक साल बाद अमृतसर में हो गया था। तो ये तीन चीज़ें आप लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? तो अमीर अली में। किसकी अध्यक्षता में? तो अमीर अली में लंदन में स्थापित हुआ था मुस्लिम लीग की एक शाखा। चलिए आगे, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अब देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का दूसरा नाम भारत शासन अधिनियम भी पूछ सकता है, 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? पारित हुआ था 1909। और भारत शासन अधिनियम भी उसको बोल सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909 या तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा, अगला, किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ही मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग इन दो चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी।
तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किस प्रकार की? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये कोई खास क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आगे 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचक को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ में माना जाता है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 1909 से ही माना जाता है। अब देखिए आगे क्या दिया गया, करा कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? वायसराय मिंटो द्वारा कहा गया था। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहे हैं कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। किसने कहा था? तो वायसराय मिंटो ने कहा था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में ही किया गया था। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से भी। हालांकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। चलिए यहाँ से पहले जो प्रथम भारतीय थे नियुक्त हुए थे तो वो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, सभी को पता है। देखिएगा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। तो सत्येंद्रनाथ को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये याद होगा। चलिए आगे आते हैं। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, एक उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। यहाँ से इसको देख लीजिएगा, कांग्रेस के जो दो गुट बने थे, दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। तो उदारवादी नेता में क्या थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। तो इनको किसके नाम से जाना जाता है? बाल पाल बाल। देखिए, बाल पाल लाल या लाल बाल पाल लाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय। ये उग्रवादी नेता थे। और ये चौथे नंबर के जो थे अरविंद घोष, एक और 4 थे इसमें और 4 थे उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये दोनों चीज़ याद हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं। कह रहा है आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। अब देखिए, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी को दी गई थी?
तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी, कारावास, 6 साल का जेल। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1908 में दिया गया था। चलिए आ जाते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? अब ये वन लाइनर क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। देखिएगा, कह रहा है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण। उग्रवादी हैं तो भाई आक्रमण करेंगे। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर जो सब लोग नॉर्मली चीज़ बातों से करके करते थे, ये सब नहीं, उग्रवादी डायरेक्ट तोड़ फोड़। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि महाराष्ट्र में, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से, कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? जो गणपति उत्सव मनाया जाता है, गणपति बप्पा मोरया, तो वहाँ से किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? तो भाई आपका बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और दिल्ली दरबार अब देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। कह रहा है दिल्ली दरबार, यानी कि दरबार कब था? प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1877 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंटन थे। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लॉर्ड लिंटन के समय हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो अब आ जाते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन है यह इस चैप्टर का। करा कि द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल का द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक सर, देखिए यहाँ से इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो हम लोग आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आप सभी लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अब एक एक 2 चैप्टर हम लोग डेली पढ़ेंगे और ये आधे घंटे का है। आप इसको स्पीड बढ़ाकर करेंगे, 2 गुना कर दे, 1.5 गुना कर दे, ताकि आपको ज़्यादा रिवाइज। पहली बार कर रहे हैं तो पहले सिंपल पढ़िए, फिर 1.5 गुना करिए, फिर दूसरी तीसरी बार 2 गुना करके पढ़िए। एकदम जितनी बार कोशिश हो सके उतने बार छोटे छोटे वीडियो मिल रहे हैं आपको, आसानी होगा कोई काम करते हुए, जैसे घर में या किचन में कोई भी बने, अपना पढ़ाई भी कर रही हैं, किचन में भी काम करिए, तो इसको लगा करके आप सुन सकती हैं आसानी से, ताकि आपको हेल्प मिले पढ़ाई में। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। और बाकी आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर सभी के पास पहुँचे और सभी का हेल्प मिले और सभी को सफलता मिले। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या कमी है और क्या क्या प्रोवाइड कराना। अब प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।